क्या आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से आकलन करने में कोई चूक हुई कि रामकृपाल यादव जो उनके 35 साल से सहयोगी है, उनके बाद आरजेडी में अगर किसी का कद था तो वो रामकृपाल यादव था? यह आकलन करने में चूक हो गई लालू यादव से? देखिए, इतने लंबे समय से रामकृपाल यादव लालू यादव के साथ थे कि मुझे लगता है कि जितना कुछ रामकृपाल यादव को पार्टी से मिलना चाहिए था अब तक उतना कुछ उन्होंने, जितना कुछ रामकृपाल ने लालू यादव के लिए किया, लालू यादव ने रामकृपाल यादव के लिए किया। अब ये सारी चीजें उन 35 सालों के उन दोनों रिश्तों की बात है। लेकिन फिलहाल जिस मुकाम पर देश है, जिस मुकाम पर बिहार है, पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ना चाहते थे। लालू यादव को लगा कि अभी राज्यसभा का उनका 2 साल का कार्यकाल बाकी है और ऑलरेडी वो संसद के सदस्य हैं, दिल्ली में उनके पास बंगला गाड़ी सब कुछ है और संसद के सदस्य हैं, तो क्यों न पाटलिपुत्रा से मीसा यादव जो कि ज्यादा सुरक्षित सीट है और रामकृपाल यादव वहां के एक ताकतवर नेता है, उनका सहयोग लेकर के मीसा यादव को संसद भेजा जाए। इस तरह की रणनीति लालू यादव ने अपनाई थी। उनको लगा था कि रामकृपाल यादव जैसे वंदना उनकी आज तक करते रहे तो इसमें इस बार भी वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन इस बार बिहार की स्थितियां कुछ अलग है और रामकृपाल यादव ने उनको झटका देते हुए एक दूसरा दल, ऐसा दल अख्तियार किया जिसके लिए वो पिछले 20 सालों से लगातार संसद के बाहर भीतर सड़क पे हर जगह गालियां देते रहते थे। और जिस तरह की स्थिति है इसमें देखिए, इस तरह से तो बॉलीवुड में फिल्में भी अभिनेता नहीं, हीरो फिल्में नहीं छोड़ते, हीरोइन फिल्में नहीं छोड़ते जितनी जल्दी लोग यहाँ पर पार्टियां छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और एकाएक उनसे भी ज्यादा एक्टिंग करते हुए अपनी पुरानी बात को भूलते हुए नई बात कह रहे हैं। जिस तरह से रामकृपाल यादव ने मोदी की वंदना की है वो निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक है कि एक हफ्ते पहले तक, अभी मैं 15 दिन पहले प्रीति गया था पटना, तो रामकृपाल यादव से मेरी खुद बात हुई थी, तब कितने कड़े वार उन्होंने मोदी पर किए। राजीव, अभी आप जो बात कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहां पर रामकृपाल यादव मोदी को या बीजेपी को आड़े हाथों नहीं लेते थे। आपको सुनवाते हैं रामकृपाल यादव का मोदी पर हमला करने वाला एक उदाहरण। 28 फरवरी को न्यूज 24 के खास कार्यक्रम चुनाव एक्सप्रेस में एसोसिएट एडिटर राजीव, आप ही ने ये बातचीत की थी और रामकृपाल ने मोदी पर जमकर निशाना साधा था। तब रामकृपाल ने कहा था कि देश में मोदी के रथ को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव हैं। नरेंद्र मोदी का रथ कौन रोकेगा, नीतीश जी या लालू जी? लालू यादव ही एकमात्र ऐसे आदमी हैं जो अडवाणी के रथ को भी रोका था, नरेंद्र मोदी जी के गुरु के, और उनके शिष्य को भी रथ को रोकेंगे लालू जी। वो तो दोस्त हैं। अरे ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी गाढ़े दोस्त हैं। 17 साल तक दोस्ती किया है, एक साथ रहे हैं, मरने जीने का कसम खाए हैं। अरे तो नाटकबाजी हो रही है ना। अब तो 11 पार्टी बना दिया उन्होंने, 11 पार्टियों में। ये सब जनता के आंख में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। ये सब मिली खेल हो रहा है, पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे। नाटककार हैं नीतीश कुमार जी, कलाकार हैं नीतीश कुमार जी। ये तो लालू जी के बारे में कहा जाता है। लालू यादव जैसा है वैसा अंदर से है, वैसे बाहर से है। नीतीश कुमार जी जैसा नहीं है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। पेट में दांत। हाँ बिल्कुल, पेट में दांत। जग जाहिर है, दुनिया कहती है कि सब लोगों के मुंह में दांत होता है, नीतीश कुमार जी के आंत में दांत है। तो ये वही रामकृपाल यादव जो बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं। राजीव, ये बातचीत आप ही ने की थी, अब ये बताइए और समझाइए दर्शकों को भी कि आखिर धूल आंखों में झोंक कौन रहा है, रामकृपाल यादव, नीतीश कुमार या फिर नरेंद्र मोदी? देखिए, जिन दर्शकों ने इस बातचीत को देखा होगा उनके लिए ये बता दूं कि उस दिन की बातचीत है जब लालू यादव की पार्टी से कुछ विधायक टूट गए थे और जेडीयू में जा रहे थे। उस वक्त लालू यादव के घर में गया था और रामकृपाल यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो विधानसभा में उनकी पार्टी के नेता, इन लोगों के साथ लालू यादव ने गुफ्तगू की और मेरे खुद के सामने रामकृपाल यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी को, लालू यादव दिल्ली के लिए निकल रहे थे एयरपोर्ट पे, और मेरे सामने उन्होंने रामकृपाल यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी से कहा कि अभी विधानसभा के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस टूट के बारे में और आप लोग पूरी तैयारी के साथ, उन्होंने बार बार रामकृपाल के कंधे पर हाथ रख के कहा कि पूरी तैयारी के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा क्योंकि आपसे ज्यादा मुझे किसी पर विश्वास नहीं है और पूरे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को तार थे। जिस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस वक्त मैं हवा में रहूंगा तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। और अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी उन्होंने कहा, जो वहां पर थे, उनको भी उन्होंने कहा कि आप रामकृपाल जी के साथ
बाद पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। मेरे आंख के सामने, मेरे कान के सामने ये सारा घटनाक्रम हुआ और 15 दिनों के भीतर आज आप देख बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प इस वक्त रामकृपाल की स्थिति है और जिस तरह से वो बीजेपी में नाटकीय अंदाज में शामिल हुए हैं और जो पूरा ड्रामा क्रिएट हो रहा है और उसके बाद जो बातचीत आपकी पहले लगभग ये महीना भर पहले की बातचीत होगी जो सामने आ रही है, लेकिन इसी से संबंधित एक और बयान भी है। रामकृपाल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जमकर मोदी की वंदना भी कर रहे हैं, लेकिन ये वही रामकृपाल यादव है, आपको याद दिला दे, जो कभी लालू के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार हुआ करते थे और मोदी पर जमकर हमला बोला करते थे। 3 जनवरी को न्यूज 24 के खास कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम के साथ बातचीत के दौरान रामकृपाल ने मोदी पर किस तरह से हमले किए थे वो भी सुनिए। रामकृपाल जी, हालांकि ये आपको सूट करेगा जिस ढंग से मनमोहन सिंह ने कहा है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश के लिए विनाशकारी होगा, पहले आप इसको कैसे देखते हैं? विनाशकारी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश बिल्कुल टूट जाएगा। जो हालात है, जो उनकी राजनीति है, जो उनकी पार्टी की राजनीति है, ये फासिस्ट लोग हैं। गुजरात से जो आज कलंकित हुआ है पूरा देश, उसको कोई भूल नहीं सकता है। और मैं समझता हूं कि इस तरह की मानसिकता वाला व्यक्तित्व अगर देश का प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ जाएगा तो देश तो टूटेगा ही, देश का विनाश तो तय है, कौन रोक सकता है? गुजरात में दंगा हुआ था, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। जो सेकुलर ताकत है उनके लिए चिंता का विषय है, जो देश बचाने वाले लोग हैं उनके लिए चिंता का विषय है। शुक्ला, देश टूटेगा कि देश बचेगा? देश विनाशकारी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के हाथ में चल जाएगा तो देश बचने वाला नहीं। रामकृपाल जी, एक मिनट विषय पर आने दीजिए। जो बातें कही है नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल नेमी है, उसकी सेना राक्षसी है और बिल्कुल परफेक्ट है, उसके लिए उपयुक्त है। और इस नरेंद्र मोदी के हाथ में जाने से देश का विनाश होगा, जिस देश में अलगाव, आपने अपनी बात कह दी, अब जवाब लेते हैं और देश टूटेगा। हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और खासतौर पर नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहते हैं, इनके मन में ये बात क्यों बैठी रहती है कि हिंदुस्तान का सब अकलियत, हर मुसलमान आतंकवादी है, देश तोड़क है? ये दृष्टिकोण हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? आपने 4000 मुसलमानों को कत्लेआम करने का काम किया, 4000 हिंदू और मुसलमान मरे हैं, इसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते हैं? आप उस जिम्मेदारी से भाग जाएंगे? आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप जिस तरह से खुलेआम छूट दे रखने का काम किया, जहां खुलेआम कत्लेआम हुआ, क्या उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं थी? देश कलंकित हुआ। मोदी इस मामले पर तो अलग अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं, लेकिन अब इस वक्त रामकृपाल यादव को अपने इन बयानों का स्पष्टीकरण जरूर देना होगा जो जनवरी महीने में था और मार्च के महीने में आते आते वो कैसे मोदी वंदना कर रहे हैं, ये हम सब ने देखा। और इस बीच आइए आपको सुनवाते हैं उनकी भतीजी मीसा भारती, जो पाटलिपुत्र से उम्मीदवार हैं आरजेडी की, वो क्या कह रही हैं। सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला पाटलिपुत्र में होने वाला है। देखिए, दोनों मेरे पहले के अभी भी चाचा ही हैं, दोनों तो मेरे परिवार के ही सदस्य रहे हैं, उसमें हैं और सब लोग को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये मेरे लिए एडवांटेज है कि उनको बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों जानती हूँ मैं उनके। आज 12 बजे शामिल हो जाएंगे राजनीति। और देखिए, ये आप कह रहे हैं वो एक बार शामिल हो जाएं, फिर उसके ऊपर मेरा कुछ कहना उचित होगा। देखिए, इस बार तो वो जेडीयू तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है, फाइट हमारी बीजेपी और आरजेडी की होगी।